वेलकम टू योर गुरुकुल साइंस क्लासेस। आज हम लोग को पढ़ना है क्लास 12 की केमिस्ट्री में जो हम पढ़ेंगे काय केंद्रित घनीय जालक में संकुलन क्षमता। अब जिससे बात की जाती है काय केंद्रित की, तो काय केंद्रित वह सिस्टम होता है या घनीय जालक होता है जिसमें जो परमाणु होता है वह घन के केंद्र में भी उपस्थित होता है। यहाँ पर जैसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे हम सरल घन में पढ़ते थे कि जो परमाणु होते थे वो हमारे सभी घन के केवल कार्नर पर ही स्थित होते थे, लेकिन इसमें हम देखते हैं कि एक परमाणु हमारा क्या है, जो घन है या नाभिक के केंद्र में भी स्थित है, घन के केंद्र घन के नाभिक तक केंद्र में भी स्थित है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जैसे ये हम देखते हैं कि जो हम लोग पहले बात करते थे कि सरल घनीय जालक में जो परमाणु होता था केवल घन के कोनों पर स्थित होता था, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा क्या है, एक नाभिक के केंद्र भी स्थित है। तो हम कह सकते हैं कि सरल घनीय या तरह बोल सकते हैं कि काय केंद्रित घनीय जालक क्या होता है, तो काय केंद्रित घनीय जालक वह होता है कि जिसमें जो परमाणु होता है कोनों के अतिरिक्त घन के केंद्र में भी स्थित होता है। जो ऐसे मतलब संरचना होगी या ऐसे संरचना को हम लोग क्या कहेंगे, काय केंद्रित घनीय जालक कहेंगे। उसके पहले हम बात किए थे कि जो परमाणु निकालते थे कि जो घन के कोनों पर परमाणु होते थे उसकी कार्नर में मतलब सहभागिता कितनी होती थी, परमाणु में एक होती थी, क्योंकि एक परमाणु टोटल हमको परमाणु होता था, कितना परमाणु, एक परमाणु। क्योंकि हम जानते हैं कि जितने घन पर ये परमाणु स्थित है, जो ये परमाणु है ये 8 और लोगों से साझा करा है, या मतलब ये 8 और लोगों से सहभागिता है, लेकिन जो केंद्र में होता था मतलब जो केंद्र का परमाणु होता था वो पूर्ण होता था, केंद्र का परमाणु पूर्ण होता है। इसलिए यदि हम बात करें कि काय केंद्रित घनीय जालक में कितने परमाणु होंगे, तो काय केंद्रित घनीय जालक में परमाणुओं की संख्या बराबर 2, क्योंकि इसमें दो परमाणु कैसे होंगे कि एक हमारा जो परमाणु होगा किसका, कार्नर वाला, और एक परमाणु घन का हमारे क्या किसका, केंद्र का। तो यानी एक हमारा कार्नर और प्लस एक केंद्र, टोटल 2 परमाणु होंगे। तो इसमें जो परमाणुओं की सहभागिता होगी वह परमाणुओं की संख्या होगी कितनी होगी, 2 होगी। अब इसमें जो हम चित्र देखते हैं, हमारा बात की त्रिभुज की, तो इसमें हम देखते हैं कि ये संरचना बन रही है। एक त्रिभुज हमारा बन रहा है ABC बन रहा है, एक त्रिभुज हमारा ABC बन रहा है, और दूसरा त्रिभुज हमारा बन रहा है, आप बात कर ले BCD बात करते हैं। तो देखते हैं कि त्रिभुज ABC में AC मतलब जो एक हमारा क्या है, विकर्ण है, इसको क्या बोल सकते हैं, विकर्ण बोल सकते हैं। तो विकर्ण की जब हम लंबाई निकालेंगे तो विकर्ण की लंबाई हमको √2a प्राप्त हो रही है। तो √2a कैसे प्राप्त होगी, तो हम जानते हैं ये AC से मान लीजिए हम इसको ऐसे निकालेंगे, AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर होगा AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, BC का स्क्वायर, क्योंकि तो AC स्क्वायर है और AB का हम जानते हैं कि जितनी इसमें विकर्ण होते हैं या भुजा होती है, भुजा की लंबाई कितनी होती है, ये दी होती है। तो A का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर का बात करेंगे तो यहां पर A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो AC स्क्वायर बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 2A स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 2A स्क्वायर। तो AC बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 2 मतलब 2 ये प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू आपको सॉल्व पर दिखाई जा रही है, यहीं पर ये वैल्यू निकाली गई है √2a। उसके बाद बात करते हैं त्रिभुज ADC में, उसके बाद त्रिभुज बात करें ADC में, तो ADC में देखते हैं CD बराबर 3 ये आता है। तो यहां पर जब बात करें, यहां पर जैसे दिखाया गया √3 है, यहां पर 2 आया था, तो इसकी जो वैल्यू निकालेंगे तो इसका मान हमारा कितना होगा, √2 पहले से निकाल दिया गया है, मतलब ये इसकी वैल्यू √2 है और इसकी वैल्यू ये निकाली जाएगी। तो ये जिसकी बात करें तो CD का मान निकालना है हमको, किसका, CD स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर प्लस हमारा क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर, कितना हो जाएगा, AD स्क्वायर। तो हम देखते हैं कि AC का स्क्वायर हमारा है √2a का स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर। तो यहां पर इसका वैल्यू करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहां पर हमको प्राप्त हो जाएगा 3a स्क्वायर। तो CD स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा 3a स्क्वायर। तो CD बराबर हमारा हो जाएगा अंडर रूट 3a। तो जो हमको यहां पर दिखाई दे रही है ये विकर्ण है। यहां पर बात कर सकते हैं कि जो ये तीन गोले आपस में एक दूसरे के क्या है, जुड़े हुए हैं। ये तीन गोले आपस में इस तरह से क्या है, जुड़े हुए हैं। अब इनकी बात करें जाए, अब देख ले एसीडी पर तीन गोले एक दूसरे को क्या है, संपर्क कर रहे हैं। जो आपको दिखाया गया है ये तीन गोले एक दूसरे को संपर्क कर रहे हैं। अब इनकी बात की जाए त्रिज्या की जो यहां पर, तो यहां देखते हैं कि ये इस तरह से, तो ये ए आर 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 और यहां पर आर, तो कितना हो जाएगा, तो CD बराबर हमारा 4R भी हो सकता है, 1 2 3 4R। तो CD बराबर 4R या 4R बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट 3a, या 4R बराबर अंडर रूट 3a भी हम लिख सकते हैं। अब यहां से हम R का मान भी निकाल सकते हैं, यानी उसकी त्रिज्या भी निकाल सकते हैं, और एक आयनी परमाणु की दूरी भी निकाल सकते हैं। तो यहां पर अगर ये की मान निकालें तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 4R बटे अंडर रूट 3। तो यहां पर ये वैल्यू निकाल लिए। अब हमको निकालना है परमाणु की संकुलन क्षमता। तो संकुलन क्षमता बराबर क्षमता। अब यहां पर संकुलन क्षमता ज्ञात करना है। अब हम देखते हैं कि इसमें कितने परमाणु हैं। तो संकुलन क्षमता का सूत्र होता है कि परमाणु का आयतन बटे घन का आयतन। क्या होता है, परमाणु का आयतन बटे घन का आयतन होता है। लेकिन इसमें कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 परमाणु का आयतन 2, या परमाणु की बात कीजिए तो परमाणु इसमें क्या है, गोले, तो 2 गोले का आयतन बटे घन का आयतन। तो यहां इसमें कितने परमाणु हैं, 2। तो एक गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं घन का आयतन कितना होता है हमारा, ये क्यूब होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ की वैल्यू, ए की वैल्यू रख दें या चाहे आर की वैल्यू रख दें। तो ए की यदि हम वैल्यू रखें यहां पर तो कितना हो जाएगा, यहां पर देखते हैं तो ये यहां पर 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8/3, और पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर क्यूब। और यहां पर हम ये वैल्यू यहां से पुटअप कर देते हैं ये का, तो ए की मान कितना हो जाएगा, 4r³ बटे अंडर रूट 3 का क्यूब। कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब। ठीक है, तो यहां पर 8/3 गुणे 22/7 गुणे r क्यूब, और ये कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 चौका 64 बटे कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27। यहां यानी यहां पर जो हमको प्राप्त हो जाएगा ये यहां पर 3√3 इंटू कितना हो जाएगा, आर क्यूब। कितना हो जाएगा, आर क्यूब। ये हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा आर क्यूब। तो आर क्यूब से हमारा आर क्यूब क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और देखो 8 एकम 8, 8 है 64 हो जाएगा, यानी यहां पर कितना बचेगा, 8 बचेगा। और इस 3 से इस 3 कट जाएगा। ठीक है, और इसके बाद यहां 2 बचेगा, 2 चौक 8 और 11 दूना 22। यहां पर कितना बचेगा, 11 हो जाएगा। अब इस प्रकार हम देखते हैं यहां पर कितना बचा, ऊपर 11/7 और नीचे हमारा कितना बच रहा है, हमारा अंडर रूट 3 4, यानी तो ऊपर हो जाएगा अंडर रूट 3/4। तो अंडर रूट 3 का हमारा मान रख देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 11 अंडर रूट 3/4। अब अंडर रूट 3 पॉइंट का मान निकाल के रख देंगे और उसको क्या कराएंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद हमारी परिसर संकुलन क्षमता ज्ञात हो जाएगी। तो यहां पर हमको जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा 0.6805 प्राप्त होगा। तो ये यहां पर इसकी क्या प्राप्त होगा, संकुलन क्षमता। उसके बाद हमको ज्ञात करना होता है, या परिसर संकुलन क्षमता की बात करते हैं। क्या ज्ञात करेंगे, परिसर संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता, तो इसको क्या कराएंगे, जो हमारा 0.6805 को हम किससे 100 से गुणा करा देंगे। तो यहां पर हमारा ये 68.5 या 0.5
5 या सीधा सीधा कर सकते हैं कि 68% हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, संकुलन क्षमता। अर्थात जो हमारा प्रमाण होगा वो 68% क्या होगा, शुद्ध होगा। अब इसमें बात करें कि त्रुटि की या कितनी % त्रुटि होगी, तो हम क्या करते हैं, दक्षता की बात कर लें या त्रुटि की बात कर लें, % त्रुटि, तो इसको क्या कर देंगे 100 माइनस 68, अर्थात कितना 32% हमारा क्या होगा, त्रुटि होगी। तो इस प्रकार से हम लोग काय केंद्रित घनीय जालक में संकुलन क्षमता को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं।